इससे पहले कि आपकी पढ़ाई शुरू हो, आप अपना अटेंडेंस बना लें, ज़्यादा अच्छा होगा। और आज मैं पत्र और आवेदन पत्र पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप 8th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आवेदन पत्र लिखने तो आता ही होगा। अगर नहीं आ रहा होगा या उसमें कुछ त्रुटि होगी तो मेरा प्रयास होगा कि आपकी उस त्रुटि को दूर किया जाए। पत्र 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र आता है और अनौपचारिक में पत्र आता है। चूंकि पत्र अपनों को लिखा जाता है, रिलेशनशिप को लिखा जाता है, भाई बहन, चाचा चाची, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को लिखा जाता है। बहुत आपसे क्लोजशिप जो फ्रेंड हैं उनको भी आप पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र का मतलब हुआ एकदम खास व्यक्ति को आप पत्र लिखते हो। तो पत्र लिखने का प्रारूप भी कुछ और होता है। और आवेदन पत्र जो है आम लोगों को लिखते हो। देखिए यही अंतर है। आवेदन पत्र आम लोगों को लिखा जाता है और पत्र खास लोगों को लिखा जाता है। यही अंतर है पत्र और आवेदन पत्र में। जब आम और खास में अंतर है, पत्र और आवेदन पत्र में अंतर है, तो दोनों के प्रारूप में भी अंतर होगा। पत्र लिखने का अलग ढंग है, आवेदन पत्र लिखने का अलग ढंग है। जहाँ तक पत्र लिखने का सवाल है, इस पर मैं विशेष प्रकाश डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पूर्व जमाने में, पूर्व समय में, पूर्व काल में जब इतने मोबाइल के यूजर नहीं थे, तो अपने परायों के शुभ समाचार पाने के लिए लोग उत्सुक रहा करते थे। महीना महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना हो जाए, अगले को कोई समाचार नहीं मिल पाता था। लोग व्यग्र रहते थे, इधर भी लोग व्यग्र, उधर भी लोग व्यग्र। आप किसी का समाचार सुनने के लिए व्यग्र रहिएगा तो जाहिर सी बात है वो भी आपका समाचार सुनने के लिए व्यग्र होता होगा वहां से। नहीं, तो लोग पत्र लिखा करते थे। जो पत्र कभी 3 दिन में पहुंचे, कभी 8 दिन में पहुंचे, कभी 15 दिन, कभी महीनों लग जाए, कभी पहुंचवे नहीं करे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि डाक विभाग की लापरवाही के कारण आपका पत्र मिलता भी नहीं था अगले को। तो पत्र का कोई लिमिट, ड्यूरेशन नहीं था, टाइमिंग सही नहीं था कि हाँ 3 दिन में ही मिलना है तो मिल जाना है, 4 दिन में ही मिलना है तो मिल जाना है। नहीं, अनलिमिटेड टाइम है इसका है। उससे क्या होता था कि जब कोई इमरजेंसी बात होती, आपके घर में
में शादी विवाह है, 5 दिन पहले आपने किस अगले को अपने संबंधियों को पत्र लिखा, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, देने के लिए कि हाँ भाई अमुक तारीख को मेरे यहाँ शादी है, मेरे बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है। इस अवसर पर आपका उपस्थित होना अनिवार्य है, आप 2 दिन पहले आइए। इसीलिए मैं आपको इसकी जानकारी 5 दिन 7 दिन पहले से दे रहा हूँ, ठीक है। अगला तो ये सोच करके 5-7 दिन 10 दिन पहले आवेदन दिया, पत्र दिया, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि शादी भी हो गई, अगले को पत्र प्राप्त नहीं हुआ, या तो जिस दिन शादी है उस दिन रात में पत्र मिली, या दूसरे दिन होकर के पत्र मिली, या फिर 4 दिन के बाद पत्र मिली। अब वो बेचारा माथा धुन करके रह गया। तो ये सब त्रुटियां थी, लेकिन खैर अब तो इतने मोबाइल के यूजर हो गए हैं कि अब कौन बैठ करके 10 मिनट आधा घंटा पत्र लिखे, पत्र पर एड्रेस चढ़ावे, इनवेलप इनलैंड पोस्ट कार्ड लावे और पत्र लिखने के बाद उसको डाकघर में जा कर के ड्रॉप करे, फिर इंतजार करे कि कब वह पत्र मिलेगा। अब वैसा नहीं होता है। अब दूर हो या नज़दीक हो, आपके रिलेशन मिनट में ही आपको उसकी जानकारी मिल जाती है, उसके सारे समाचार से अवगत हो जाते हैं, आपके सारे समाचार से अगला व्यक्ति भी अवगत हो जाता है। दिन भर आप उससे बात करते रहिए ना, क्या बनाए हो, किस चीज़ की सब्जी बनी है, ये वो दिस दैट, अपना पूरा हुलिया ले लेता है। तो पत्र तो अब लिखना लोग छोड़ दिए हैं, तो पत्र पर विशेष प्रकाश नहीं डालना चाहेंगे, लेकिन आज भी आवेदन पत्र का वही सिस्टम है जो आज से 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पहले आवेदन पत्र का हुआ करता था, आज भी वही है। एक पन्ना में, एक पेपर पर आप आवेदन पत्र के प्रारूप में लिखिए, जहां लिखना है उस अधिकारी को संबोधित करते हुए अपना मैटर तैयार करके लिखिए और पुनः जाकर के उसको हैंड टू हैंड ऑफिस में दे दीजिए, या नहीं तो डाक के द्वारा आप भेज दीजिए। यही सिस्टम है। तो ये जो आवेदन पत्र है, आप 8th क्लास के बच्चे हैं, आवेदन पत्र तो जानना जरूरी है आपको। और केवल यही नहीं कि हाँ स्कूले में आवेदन पत्र देना है। अभी तक तो आप ज़्यादा खुश होते हैं तो स्कूल के प्रधानाचार्य को आप आवेदन पत्र दे देते हैं और गर्व से कहते हैं कि मुझे आवेदन पत्र लिखने आता है। लेकिन मैं कहता हूँ विश्वास के साथ आपको आवेदन पत्र लिखने नहीं आता है, क्योंकि आवेदन पत्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। केवल स्कूले के रेंज में रख करके उलझ करके नहीं रहना है। भाई दबे अगर आपको कलेक्टर के यहाँ आवेदन पत्र देना हो, आपके गांव में सब मूर्ख लोग हैं, एक आप ही काबिल लड़के हैं जो भी नए सिरे से 8th के विद्यार्थी हुए हैं, पढ़ लिख करके तैयार हुए हैं, या पुराने विचारधारा के लोग मुखिया से डरते हैं, कोई झंझट में फंसना नहीं चाहता। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप इस चीज़ को पढ़े हैं कि अधिकार लड़के लेने का चीज़ होता है कि नहीं। गलत का विरोध होना चाहिए, सही का सपोर्ट होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई क्या है, यही सब चीज़ है, यही विवेक उत्पन्न होना चाहिए। तो आप के
मुखिया विगत 5 वर्षों में आपके क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं किया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के द्वारा मुखिया को करोड़ के करोड़ रुपया आता है, हर मुखिया को भेजा जाता है स्कीम देकर के, ये फलाने चीज़ के लिए था, चिलाने चीज़ के लिए था, देश टाइप के। मुखिया लोग क्या करते हैं, आनन फानन में गलत सलत सामान का प्रयोग करके गलत सलत सड़क बना करके और अपना उल्लू सीधा करके पैसा सारा बचा लेते हैं। तो ये सर्वथा गलत है कि सही है? ये गलत है। राष्ट्र की संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पॉकेट में चला जाए, राष्ट्र भेज रही है आम जनता के लिए, इस पैसे से आम जनता को सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, और वो पैसा से किसी खास व्यक्ति को आराम मिल रहा है। कहाँ का न्याय है? कब तक ये न्याय का सहन करते रहिएगा आप लोग? न्याय का विरोध होना चाहिए, और जब न्याय का विरोध कीजिएगा, मुखिया भी जो है उसकी सही रास्ते पर लौटेगा। क्योंकि अभी मुखिया ये बूझ रहा है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे अगेंस्ट में कलेक्टर को पत्र दे दे, एसडीओ को पत्र दे दे, बीडीओ को पत्र दे दे, आवेदन पत्र दे दे। आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं किया, अब क्या करेगा? तो इसको तो वो मुखिया को तो वो भी माने दिमाग में बात है, लेकिन आज के डेट में अगर इसका आम जनता खुल करके विरोध करना शुरू कर दे तो मुखिया भी अलर्ट हो जाएगा कि नहीं भाई, अब पब्लिक जग गई है, अब पब्लिक जागरूक हो गई है, गलत करेंगे तो नहीं सहेगी, इसलिए हम सही क्यों न करें। और जब वो सही करेगा तो आपके प्रयास से आपका गांव, आपका क्षेत्र बहुत डेवलप करेगा, आम नागरिकों को इससे फायदा होगा, आपका क्षेत्र आदर्श गांव में बदलेगा, आप अपने क्षेत्र पर गर्व कीजिएगा। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूं ऐसा व्यवहार कीजिए कि मुखिया को इस बात का एहसास हो जाए कि जगी हुई जनता अब सोई हुई जनता अब जग चुकी है, अब मेरा मोनोपॉली नहीं चलने वाला है। ऐसा क्यों नहीं करते? आप भी एक आम नागरिक हैं, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना एक दूसरे नागरिक का अधिकार है। अगर आप 18 वर्ष की अवस्था क्रॉस कर गए हैं तो आप भारत के नागरिक हो गए, आपको वोट देने का अधिकार हो गया, इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो गया, नौकरी पाने का अधिकार हो गया, हर चीज में आपको अधिकार मिल गया। तो ये जो है हमारे देश के कुछ गुंडे तत्व व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज को डुबा रहा है, राष्ट्र को डुबा रहा है। तो क्या यही देशभक्ति है? देशभक्ति केवल सीमा रेखा पर जाकर के दुश्मनों का मुकाबला करना ही देशभक्ति नहीं होता है। वो तो देशभक्ति है ही, लेकिन ये भी देशभक्ति हुआ कि आपका बोरा का बोरा पैसा किसी के पर्टिकुलर बैंक में जा रहा है
किसी के जेब में जा रहा है और आप वहीं के वहीं हैं और आप गिरते जा रहे हैं, कब तक? ये जागरूकता कब तक लौटेगी? आप अगर ऐसा काम करते हो, ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। आप अपने कस्बा के लिए, आप अपने गांव के लिए, आप अपने शहर के लिए अगर आवाज़ उठाते हो तो वो भी भारत माता का ही एक अंश है। और इसलिए यह भी देशभक्ति ही कहलाएगा, राष्ट्रभक्ति ही कहलाएगा। तो आप लिखिएगा पत्र कलेक्टर के पास। लिखने के लिए तो तैयार हो जाइएगा, लेकिन जब कलेक्टर के पास पत्र लिखना है तो एक बार माथा ठनक जाएगा भाई कि अभी तक तो हम स्कूल के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे, अब तो कलेक्टर को पत्र लिखना पड़ेगा, हम कैसे संबोधित करें। इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। सेवा में श्रीमान समाहर्ता महोदय, समाहर्ता कलेक्टर को कहा जाता है शुद्ध हिंदी, या जिलाधिकारी महोदय, तब अपना प्रारूप लिखिए। इस तरह के दो पत्र जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक पब्लिक पेटिशन जाता है, एक पर्टिकुलर खास पेटिशन जाता है। मुखिया के अगेंस्ट में आप, खास व्यक्ति भी उसके अगेंस्ट में आप आवेदन दे सकते हैं, लेकिन खास व्यक्ति जो आवेदन देता है उसकी तुलना में पब्लिक का जो पेटिशन पड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो अगर पब्लिक पेटिशन लिख रहे हैं तो लिखिए, सेवा में श्रीमान समाहर्ता महोदय, जिला समस्तीपुर, जिला समाहरणालय समस्तीपुर, क्योंकि समाहर्ता समाहरणालय नहीं बैठते हैं। विषय फलाने गांव के मुखिया द्वारा कदाचार या अनियमितता या विकास के कार्य नहीं करने के संदर्भ में महाशय सविनय निवेदन है कि हम फलाने गांव के निवासी हैं, फलाने गांव, फलाना वार्ड, जहाँ के मुखिया श्री फलाने हैं। इन्होंने विगत 5 वर्षों से आज तक इस गांव के उत्थान के लिए या इस गांव के विकास के लिए कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर विगत 5 वर्षों से हम लोगों का गांव शून्य पर आकर के स्थिर है, जबकि सरकार के द्वारा समय समय पर है कि नहीं विकास के लिए इतनी राशियां भी मुखिया के पास आई है ना, फिर भी मुखिया कोई विकास का काम नहीं किया। एक सड़क भी बनवाया तो इससे अच्छा कच्ची सड़क पर ही हम लोगों का चलना ठीक था, क्योंकि आज जो सड़क बनी है 1 महीना पहले बनी है और केवल अब रोड़ा पत्थर ही सड़क पर नजर आ रहा है, पिच गायब हो गया, जिसके कारण आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है। हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान से आग्रह है कि वो सड़क को आकर के सड़क का अवलोकन किया जाए, देखा जाए, वस्तु स्थिति से आपको स्वयं अवगत हो जाइएगा। ये सब लिखना है ना। और तब देखिए पब्लिक पेटिशन कैसे मुखिया को जो है जो कि दबाव पड़ता है, एक बार में नहीं होता है, डबल पब्लिक पेटिशन दीजिए, ट्रिपल पब्लिक पेटिशन दीजिए। जब कलेक्टर नहीं सुन रहा है सीधे नीतीश कुमार को दीजिए, नीतीश कुमार नहीं सुन रहा है उससे ऊपर भी है। तो जहाँ चाह वहाँ राह, आप चाहिएगा तब तो
आप तो चाह नहीं रहे हैं, अगले का झोली भर रहा है। तो ठीक है, कहने का तो बहुत बात है, मुखिया सब सुनता होगा तो हमको बहुत बड़ा मेरा दुश्मन भी हो जाएगा। खैर, इसकी परवाह मुझे नहीं है। जो हकीकत है, एक पढ़ा लिखा इंसान सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बोलता है, और अधिकार लड़ करके लेने का चीज़ है, स्वयं बैठे बैठे नहीं मिलता है। हम भी अपने भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत से प्राणों की आहुतियाँ दे दिए, बहुत माताएं की गोद सूनी हो गई, बहुत पुत्र पिता विहीन हो गए, बहुत से पिता पुत्र विहीन हो गए, बहुत से नारियों का मांस उजड़ गया। इसके बाद हमें आज़ादी मिली है, और आज हम स्वतंत्र भारत में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। तो अधिकार लेने का सीखिए, अधिकार कैसे लिया जाता है, और तो उसके बाद देखिए कि वही मुखिया जो आपका वैल्यू नहीं करता था, वही मुखिया अब आपका इतना ज़्यादा वैल्यू करने लगेगा। क्यों? एक कलम की ताकत। किसी कवि ने कहा था, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति कलम ही उसका तलवार का काम करता है ना। और कलम की मार ऐसी होती है कि तलवार की मार से तो आदमी हॉस्पिटल जाकर के ट्रीटमेंट करवा लेता है, और कलम की मार ऐसी होती है जो कहीं उसको शरण नहीं मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की पढ़ाई को स्थगित करना चाहता हूँ। फिर पुनः कल मिलेंगे। जय हिंद।